नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मक्के की फसल में लगने वाले कीटों की रोकथाम। फसलों में ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग और होने वाले लाभ। मक्के की खेती प्रदेश में कई किसान करते हैं। जिन किसानों ने समय से इनकी बोनी दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था है और फसल की इस अवस्था में कई प्रकार के कीट फसलों को हानि पहुंचाते हैं। तो आइए इन कीटों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर कीट वैज्ञानिक डॉक्टर SN रॉय से। मक्का पर जितने कीट व्याधि हैं उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कीट में मक्का में लगने वाले प्रमुख कीट में कजरा कीट, दीमक, तना छेदक एवं फॉलवर्मी वर्म, ये चार प्रमुख जो है कीट हैं जो हमारे मक्का फसल को बर्बाद करते हैं, जिससे कि उसमें काफ़ी क्षति होती है। कजरा कीट यह मटमैले रंग का, इसमें केवल लार्वा ही डैमेज करता है। यह मटमैले रंग का, भूसरे रंग का कीड़ा होता है जो रात में निकलता है और पौधे को कतर कतर कर जो है गिराने लगता है। ये खाता कम गिराता ज़्यादा है, इसीलिए जो है हम लोग कहते हैं कि ये नोक्टर्नल इंसेक्ट है। रात का जो है अधिक नुकसान दे रहा है। ये मटमैले रंग का काला, और इसका कजरा कीट इसलिए नाम पड़ा कि उसका आँख जो है काला होता है और भूरा जो है बदन होता है। ये करीब 5 से 6 सेंटीमीटर जो है उसका लार्वा, जब एडल्ट लार्वा जो मैक्सिमम होता है, इस तरह का जो है लार्वा 4 से 5 सेंटीमीटर का लार्वा जो है बड़ा होता है और वो काट को गिराते रहता है। कजरा कीट या दीमक लगने लगा, उस स्थिति में हम लोग परेशान हो जाते हैं। तब हम लोगों को चाहिए क्लोरोपाइरीफॉस या प्लस साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर ही 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बनाइए। घोल बनाकर उसको ड्रेंचिंग कीजिए या पटवन के साथ आप सर्कुलेट करा देते हैं। सब हड़िया में रखकर उसको पटवन के साथ दे देते हैं, तो वो भी पटवन के साथ मिलकर आपको जड़ में चला जाता है, जिससे दीमक एवं कजरा कीट को हम लोग बचा सकते हैं। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। स्टेम बोरर, अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्टेम बोरर का पॉपुलेशन जो है मक्का में नहीं के बराबर है। जिस एरिया में लग रहा है उसमें हम लोगों को दानेदार दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। दानेदार दवा में एक आता है फिप्रोनिल 0.3G, उसका 5 से 6 दाना पर गब्बा के हिसाब से, या कार्बोफ्यूरॉन 3G 8 से 10 दाना प्रति गब्बा के हिसाब से आप देंगे, तो उससे भी हम लोग स्टेम बोरर का, मेज स्टेम बोरर से हम लोगों को सुरक्षा मिल सकती है। जो ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा बहुत ही नुकसानदायक कीड़ा आता है फॉलवर्मी वर्म। ये जो ही 2 या 3 पत्ता का होता है उसमें फॉलवर्मी वर्म का जो है अटैक हो जाता है। तब हम कहते हैं कि देखिएगा कि पत्ता को, निचले वाले पत्ता को खाता है, उसी के गड्ढा में छिपा रहता है और गड्ढा जो है छेदा छेदा करके पत्ता निकलता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है। कहीं कहीं पर देखते हैं कि बिष्टा भी आगे गब्बा में ही करते रहता है और खाते रहता है, जिससे कि फसल को हमको काफ़ी क्षति होती है।
मक्के की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना, अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं लें। इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। सफेद मक्खी व तेल के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। यदि बड़ा पौधा है, उसमें हमारा फॉल वर्मी वर्म का अटैक हो गया है, तब हम लोगों को जानना चाहिए कि उस समय कम से कम 2 स्प्रे जो है केमिकल का स्प्रे करना चाहिए। एक आता है स्पाइनोटोरम। स्पाइनोटोरम 1 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करेंगे तो उससे भी रोका जा सकता है। हमारी मिट्टी में कवक यानी फफूंद की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से एक ओर जहां कुछ प्रजातियां फसलों को हानि पहुंचाती है, वहीं दूसरी ओर कुछ प्रजातियां लाभदायक भी होती हैं। ऐसी एक फफूंद है ट्राइकोडर्मा। इसकी भी कई उप प्रजातियां हैं जो कि फसलों के लिए काफी लाभकारी होती है। तो इनका फसलों में कैसे प्रयोग करें और इससे आपको क्या क्या लाभ है, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला सबौर भागलपुर पौधे रोग वैज्ञानिक डॉक्टर अरशद अली। तो ट्राइकोडर्मा एक जैव जीवनाशी है। एक्चुअली ये एक फफूंद है जो लाभदायक है। फफूंद ज़्यादातर जो है वो रोग क्रिएट करता है, यानी रोग को उत्पन्न करता है पौधे में। लेकिन एक ऐसा फफूंद है ट्राइकोडर्मा जो रोग के अगेंस्ट, रोग के विरोध में काम करता है। वो रोग को सप्रेस करता है, रोग को दबाता है और जितने भी सॉइल यानी मृदा और बीज जनित जो रोग है उसके विरोध में ये पूरा कारगर है और केमिकल के यूज़ को ये कम करता है। केमिकल को यूज़ नहीं भी करें और ट्राइकोडर्मा का यूज़ उसके बीज के शोधन में और उसके मृदा में जो आपका खाद है उसके साथ मिलाकर, जैविक खाद जो है जैसे गोबर का सड़ा हुआ गोबर हुआ, FYM हुआ, कंपोस्ट हुआ, उसके साथ मिलाकर आप खेत में इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसको उपयोग करने से जितने भी विल्टिंग यानी कि जो उखटा रोग है या झुलसा टाइप के रोग हैं जो आपको सॉइल और सीड बॉर्न यानी कि मृदा और बीज जनित जितने भी रोग हैं उसको ये नियंत्रित करता है और पौधे का स्वास्थ्य जो है उसको अच्छा रखता है। ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है जो मिट्टी में मौजूद तो है लेकिन उसकी सक्रियता कम रहती है, जिसे अब वैज्ञानिकों ने तैयार करके फसलों के लिए उपयोगी और अधिक सक्रिय बना दिया है, जिसके प्रयोग से आज किसान लाभ ले रहे हैं। इसका प्रयोग करने से रोग ही नहीं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। कुछ ट्राइकोडर्मा मार्केट में अवेलेबल है जो सबौर ट्राइकोडर्मा नहीं है, और ये जो ट्राइकोडर्मा हम लोगों का सबौर ट्राइकोडर्मा है ये बहुत ही विशेषता इसके अंदर ज़्यादा है। वो इस तरह के जब इसको हम लोगों ने डेवलप किया या इसका हम लोगों ने खोज किया तो 2 चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान रखा। एक तो ये कि जो हार्श कंडीशन होता जा रहा है, जो प्राकृतिक या जो वातावरण चेंज हो रहा है, इस वातावरण चेंज में देखा जा रहा है कि 0.4 डिग्री से 3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर राइज किया है, यानी कि तापमान की वृद्धि हुई है और आने वाले दिनों में तापमान का वृद्धि होता रहेगा। तो हमें एक ऐसा ट्राइकोडर्मा चाहिए था जो अधिक तापमान में भी अपना विशेषता ना खोए और पैथोजन को यानी कि जो हमारे रोग है उसको सप्रेस करे। सामान्य तरीके से तैयार किए गए ट्राइकोडर्मा की सक्रियता धीमी होती है और रोगों का नियंत्रण ठीक से नहीं कर पाता है, लेकिन आज वैज्ञानिकों के प्रयास से तैयार किया गया ट्राइकोडर्मा काफी सक्रिय है, जिसका मिट्टी में तेजी से फैलाव होता है और रोगों का नियंत्रण आसानी से करता है।
तो ये ट्राइकोडर्मा हीट रेसिस्टेंट है, यानी कि ये ताप सहनशील है, जो 45 डिग्री टेम्परेचर तक ये ताप को सहन करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक और विशेषता है कि ये जो सैलाइन सॉइल है, यानी ऊसड़ ज़मीन, उसमें भी ये काफ़ी कारगर है, जो दूसरे ट्राइकोडर्मा नहीं है। दूसरे ट्राइकोडर्मा जैसा यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरा ट्राइकोडर्मा जो है वो 38 डिग्री पे हाई टेम्परेचर पे 35 डिग्री पे ही वो खुद ही सप्रेस हो जा रहा है, और जबकि अपना ट्राइकोडर्मा जो है सबॉट ट्राइकोडर्मा वो 35 डिग्री या हाई टेम्परेचर पे पैथोजन को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है इस ट्राइकोडर्मा का। और ये साथ साथ जो सॉल्ट है, वैसी ऊसड़ ज़मीन, वहाँ पे भी ये बहुत ही उपयोगी है और सभी प्रकार के फसल में ये इसको उपयोग कर सकते हैं। और इसमें साथ साथ ये रोग को नियंत्रित करता है और जो स्वस्थ प्लांट है उसको और स्वस्थ उसके वृद्धि में ये प्रेरक होता है, उसको अच्छे से वृद्धि देता है, स्वस्थ बनाता है अच्छे प्लांट को भी। और ये बहुत ही वातावरण के लिए, खेत के लिए और पशु के लिए किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचाता है। और इसको यूज़ करके किसान अपने जितने भी फसल हैं उसका रोग फ्री वो अपना उत्पाद ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का फसलों में प्रयोग कई तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप खेत में बुआई या रोपाई से पहले इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले गोबर की खाद में मिलाकर इसको 5 से 7 दिनों तक छोड़ दें और नमी देते रहें। ऐसा करने से यह फफूंद खाद में ठीक से फैल जाएगा। उसके बाद खेत में प्रयोग करने से यह बहुत तेजी से काम करता है। इसके अलावा इससे बीज उपचार और फसलों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए 1 लीटर पानी में 5 ग्राम की दर से घोल तैयार करते हैं। 10 ग्राम तक जो है 1 केजी सीड में 1 किलोग्राम बीज में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को शोधित कर दें, उसको बीजन से पहले, उसको बुआई से पहले। और अगर बिचड़ा है तो बिचड़ा को आप उसका घोल बनाकर उसको बिचड़ा को 4-5 घंटे और ओवरनाइट, अगर पूरी रात भी अगर छोड़ देते हैं और उसके बाद बिचड़ा लगाएं तो आपको इससे रोग से निजात मिलेगा। तो बाज़ार में जो दूसरे ट्राइकोडर्मा हैं अभी उपलब्ध है वो 300 से 350 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उपलब्ध है, लेकिन हम लोग जो ट्राइकोडर्मा बाज़ार में दे रहे हैं किसानों के लिए वो 190 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसानों को उपलब्ध है। और एक चीज़ यहाँ पे ये, चूँकि हम लोगों का केले का भी बहुत बड़ा एरिया है और केले में एक विल्ट देखी जा रही है, पनामा विल्ट, तो पनामा विल्ट में भी ये काफ़ी कारगर है। उसको इस्तेमाल करें और लगाने से पहले ही अगर इस्तेमाल कर लें किसान, उसके गड्ढा बनाने के समय में इसको इस्तेमाल करें, उसी में डाल दें साथ में कंपोस्ट के साथ, तो पनामा विल्ट का भी बहुत हद तक निदान किया जा सकता है। खरीफ मौसम में अक्सर बारिश के कारण फसलों में खरपतवारों का प्रकोप काफी होता है, जो कि फसल की पैदावार में कमी कर देते हैं। अगर अरहर की फसल की बात करें तो इस फसल में भी खरपतवार शुरुआती में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यदि किसान समय रहते इनका नियंत्रण सही तरीके से कर लें तो होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरहर एक दलहनी पौधे हैं जो कि भारत ही नहीं अपने राज्य में मुख्य रूप से की जाती है। इसका बुआई जून लास्ट सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह में की जाती है और इसकी दूरी दोनों लाइन के बीच 75 सेंटीमीटर और पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। दोनों लाइन की दूरी ज़्यादा होने से इसके बीच में अच्छा खासा गैप रहता है, जो कि खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार उगने का मुख्य साधन है। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों और स्थान के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों, व्याधियों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज मिलकर इसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। साथ ही साथ इनिशियल शुरुआती के दौर में अरहर जो होते हैं वो स्लो ग्रोथ होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। इसके कारण खरपतवार उसको ढक लेता है। कुछ दिन में देखिएगा 25 से 30 दिन के बाद अरहर के पौधे देखेंगे नहीं, सिर्फ खरपतवार दिखेंगे। खरपतवार में मुख्यतः मोथा, इम्प्रेटा सिलेंड्रिका,
कोमिनिला बेंगेलसिस, एमरेंथस, इम्पेटा सिलेंड्रिका, जो कि घास कुल का भी होता है, चौड़ी पत्ती का भी होता है, मिला जुला के सभी प्रकार के खरपतवार उसमें पाए जाते हैं, जो कि खरीफ मौसम में पाए जाते हैं। इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव बीजों में प्रयोग होने वाले अशुद्ध बीजों द्वारा पिछले फसल में उगे खरपतवार के बीजों से, पशुओं के गोबर और चराई से, सिंचाई जल में बहकर आने वाले खरपतवार के बीजों इत्यादि कारणों से होता है। फसलों में खरपतवार से न्यूनतम 20 से 40% तथा कभी कभी यह नुकसान 100% तक भी पहुंच जाता है। इसका नियंत्रण वैसे तो आप ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग गांव देहात में करते थे उस हिसाब से करते थे, लेकिन इसमें समय की लागत और नुकसान होता है। और साथ ही साथ अपने बिहार राज्य में अभी देखा गया है कि धान के खेत में मानव मतलब आदमी मतलब जो लेबर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उसका स्कार्सिटी होता है पीक पीरियड में। इसीलिए हम लोग केमिकल वीड मैनेजमेंट को सलाह देते हैं, जो कि इफ़ेक्टिव होता है, कम समय में जल्दी कंट्रोल होता है और पैसे की बचत होती है। इसमें क्या करते हैं, लगाने से पहले जिस खेत में लगाते हैं उसमें देख लेते हैं कि अगर ज़्यादा खरपतवार है तो आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे करके उसको आप पूरा जला दीजिएगा खरपतवार को। उसके बाद जब क्लीन हो जाएगा तो अच्छे से पाटा लगा के आप 75 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आप अरहर की पौधे लगाइए। उसके बाद अगर ज़्यादा खरपतवार निकल रहा है तो प्री इमरजेंस पेंडिमिथिलिन, जो कि 30 EC के मार्केट से स्टॉर्म नाम से मार्केट में मिलता है, जो आप 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करिए। यह एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है जो कि आपको खरपतवार निकलने नहीं देगा। वो 0 से 3 मतलब लगाने से 3 दिन तक आप उसका स्प्रे कर दीजिएगा। जो जब स्प्रे करते हैं उस समय भूमि में मॉइस्चर नमी की मात्रा होना चाहिए। इसी तरह अलग और खरपतवार नियंत्रण है, जैसे परसूट, इमेजाथाइपर, जिसको आप इमेजाथाइपर बोलते हो, मार्केट में आप परसूट के नाम से मिलेगा। आप इसकी मात्रा 400 से 600 ml प्रति हेक्टेयर 300 से 500 लीटर पानी में मिला के आप इसको कम से कम 21 से 25 दिन के अंतर में इसका स्प्रे कर दीजिए। कोई भी खरपतवार नहीं मिलेगा। हाँ, ज़्यादा देरी करेंगे मोर देन 25 दिन तो इस केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सॉइल मिट्टी पे नहीं पड़ेगा और साथ साथ इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण में जैसे कि आप इसका देखिएगा, ये ज़्यादा अवधि को होता है तो 25 दिन 2 निकाय गुड़ाई कर दीजिए। अगर आदमी की ज़्यादा मात्रा है तो आप अन्य हाथ से भी निकाय गुड़ाई कर सकते हैं। 25 दिन में पहला और 45 दिन में दूसरा। इधर खरपतवार के नियंत्रण हेतु रासायनिक दवाओं का प्रयोग काफी बढ़ा है, जिसके कारण भूमि और वातावरण में प्रदूषण खतरा बढ़ने के साथ साथ कुछ खरपतवारों में इन शाकनाशी रसायनों के प्रति सहनशीलता भी बढ़ी है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए समेकित खरपतवार प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाना अति आवश्यक है। गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करें, समुचित फसल चक्र अपनाएं और खरपतवार रहित प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें। वही बुआई हमेशा लाइनों में करना उचित रहता है। पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें, जिससे निकाई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। वही उगे हुए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए निकाई गुड़ाई करते रहें। खेतों में पूरी सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद का ही प्रयोग करें। हरी खाद का प्रयोग करने से खरपतवार कम उगते हैं। इस तरह से अरहर जो है हमारे इस जो खरपतवार नियंत्रण जो अच्छे से हो जाएगा तो इसकी पैदावार 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। और इस तरह से किस्म का चयन कर अच्छे से करिए। उसका जो कीड़ा मकोड़ा उस अच्छे से उसका मैनेजमेंट प्रबंधन करने से भी उसका उपज, अरहर का उपज बढ़ जाता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिशनपुर, जिला किशनगंज के कृषक दुर्गा प्रसाद ने। ये केला की फसल में पनामा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दुर्गा प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे
हमारे किसान भाई जब भी केला की खेती करते हैं तो उसमें खास करके जो पुरानी जो लोकल वैरायटी होता है उसमें खास करके पनामा डिजीज जो होता है ये काफ़ी लगता है। और ये कई वैरायटी है जो मालभोग है, कोठिया है, मुठिया है या सब्जी वाली बतीसा, कई वैरायटी है। उसमें इस तरह का अगर हमारे किसान भाई खेती बागवानी करते हैं केला का तो उसमें पनामा डिजीज का प्रकोप होता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। इसकी शुरुआत एक पौधे से होती है, धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। अगर रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम हो जाना, पौधों का पीलापन इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। रोग के लक्षण प्रारंभ में फसल पर कुछ ही पौधों पर प्रकट होते हैं और धीरे धीरे बढ़कर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं और रोग की उग्रता अधिक होने पर पूरा पौधा काला होकर सूख जाता है, जिससे उत्पादन में काफी गिरावट देखने में आती है। तो रोग जब भी किसान भाई हमारे इस तरह का दिखाई देता है जहाँ भी खेत में, तो वैसे खेत को आप 4-5 साल तक उस खेत में आप केला की खेती नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। और खेत में रोगग्रस्त अगर पौधा है तो पूरा जड़ से निकाल देना चाहिए। 1 से 2 किलो चूना गड्ढे में सभी को डाल के जो रोगग्रस्त केला है उसमें डाल के उसको नष्ट कर देना चाहिए। तो इससे भी आपको पनामा का जो भी कवक है वो नष्ट हो जाता है। रोपने के पहले भी आप उपचार कर सकते हैं। 2 लीटर नेमागन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। और ये प्रयोग इसके बाद भी 6 से 12 महीने के अंतराल पर भी आप नेमागन दवा का प्रयोग पर खेत में कर सकते हैं। और ये पनामा रोग रोधी जो वैरायटी होता है उसका आप सिलेक्शन करके आप लगाएं। जैसे आप ड्वार्फ कैवेंडिश है या बरसराई है, रोबस्टा है, ये सब वैरायटी आप पूरे आप उस खेत में लगा सकते हैं। और ये इस रोग से रोग रोधी क्षमता इसमें डेवलप है, वो केला से लाभ मिल पाएगा। तो इस तरह इन सारी बातों को ध्यान में देके आप केला की खेती करें। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।